ठीक है। विद्रधि, तो ये कौन सा चैप्टर है? सुश्रुत निदान स्थान का 9th नंबर का चैप्टर है। ओके। वहां पे इसका वर्णन है। और चरक में कहाँ पे है? सूत्र स्थान में। सूत्र स्थान 17th चैप्टर में। और अष्टांग हृदय के निदान स्थान 11th चैप्टर में। सुश्रुत निदान 9 में, चरक सूत्र 17 में, अष्टांग हृदय निदान 11 में। ठीक है। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे जैसे तुम आगे आगे तैयारी करोगे, तुम्हें लगेगा कि अब हम जो ये सारी चीजें लर्न होने लगी हैं। क्योंकि शुरुआत में जब इंसान कहीं से कोचिंग लेता है तो उसका फोकस ये होता है कि हम जो अभी पढ़ा है उसको अच्छे से कर लें। पर जैसे जैसे तुम्हें ये चीजें कैप्चर होने लगेंगी, सब तुम्हें याद होने लगेगा, तुम और ज्यादा कोचिंग पे सर्च करोगे कि उधर पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया जा रहा। तुम्हारी बात नहीं है, हम खुद करते थे। और कि उधर पता नहीं कैसे नोट्स हमें मिलेंगे, कैसा ये मिलेगा। हर कोचिंग वाला सेम पढ़ाता है, हर किसी का मटेरियल सेम होता है। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी कहीं से पढ़ा होता है। अब हम पढ़ा रहे हैं, हमने भी कहीं से पढ़ा है। और उस चक्कर में क्या होता है, हम इतने नोट्स अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं कि जिस नोट्स में हमने क्या है मटेरियल इकट्ठा किया होता है, हम उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते। और फिर लास्ट में रिजल्ट आता है हमारा कि हमसे तो हुआ नहीं। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेम ऐसी गलती की थी मैंने। इतने नोट्स इकट्ठे कर लिए थे जिनका मुझे पता भी नहीं है। और फिर मुझे लगता था कि अब तो सारे नोट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब मैंने ही करना है। ऐसी वाली गलतफहमी हो जाती है। फिर सेकंड टाइम मैं खुद जब किया, मैंने खुद एक नोट्स पे फोकस किया, उस पे मटेरियल ऐड किया था, कुछ नहीं उठाया। सिर्फ अपना जो पढ़ा, सर ने जो पढ़ाया, जो सर तुम्हें भी अभी पढ़ाएंगे संहिता में आ जाएगा, जो भी है। इसलिए साथ साथ में तुम्हें सब्जेक्ट और संहिता साथ साथ में करा रही हूँ। अगर तुम्हारा कभी मन हो कि हाँ हमें यहाँ से नोट्स मिले हैं, तुम बेशक वो नोट्स ले लेना, मुझसे पूछ लेना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किसी और कोचिंग के नोट्स देख रहे हो। क्योंकि कहीं से भी नॉलेज लो, वो कम नहीं है। कुछ चीज तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रही है, वो कभी भी कम नहीं होगी। क्योंकि मटेरियल तुम्हें सब जगह सेम मिलेगा। पढ़ाने पे डिपेंड करता है कौन कितना याद करा पा रहा है, कौन कितने इससे बता पा रहा है। तो ये गलती कभी भी मत करना। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं कुछ, वो तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। अगर ऐसे सोचो कि नहीं, हमने ये इस कोचिंग का मटेरियल अपने पास है और किताबें साइड में रख ली हैं बस इसी खुशी में हो कि हमारे पास तो बहुत सारे नोट हैं, लास्ट में क्या होगा? एक जगह से पढ़ोगे, तुमने कोड लिखा होगा, जो तुम्हें लिखा रही हूँ, दूसरी जगह कोड दिखो देखोगे, नहीं यार ये ठीक है, ये वाला कोड हम कर ले रहे हैं। लास्ट में जाके कोड भी मिक्स होंगे, और जो सिलेबस है वो भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें कहती हूँ, अगर आगे चल के तुम्हें कभी लगे कि मुझे कुछ और देखना है, तुम बेशक देखो, कोई मनाही नहीं है। पर जो हम कोड कर रहे हैं उनको रेपिटेशन में लर्न करना। क्योंकि हर किसी, अब मान लो किसी नोट्स हैं तुम्हारे पास किसी अदर कोचिंग के, उन्होंने अपने जो है वो कोड बनाए हुए हैं, वो उधर लिखे हैं, बट उन्होंने तुम्हें पढ़ाए तो नहीं वो कोड। क्या पता उन नोट्स में कोई गलती हो जाए। अब इधर भी होती है, तुम्हें करेक्ट करा देती हूँ। और क्या पता वो कोड जो है वो किस चीज से, किस चीज को एज्यूम करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया होगा। इससे तुम्हारे कोड भी मिक्स होंगे। और हर चीज जो है वो, वैसे तो तुम्हें कभी जरूरत ना पड़े ऐसी, पर इन फ्यूचर तुम देखो भी तो तुम्हें ऐसे लगे कि नहीं ये हमने ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि तुम्हें नोट्स के साथ ही संहिता का भी इधर ऐड करा देती हूँ। मेरी खुद जो तुम्हें ऐड कराती हूँ वो सारा कुछ मिक्स करके एक जगह पे लिखा हुआ है। फिर भी कभी न्यू चीज मिले, हाँ होता है कि तुम पढ़ो, वहां से कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे एक बार पूछ लेना। कई बार करेक्शन की जरूरत पड़ती है कि अब यही नोट्स हैं, ठीक है, अगर इनमें मान मान लो कोई गलती है, मैं तुम्हें नहीं करेक्ट कराऊं, तुम नहीं मुझसे पढ़ रहे हो या तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसने तुम्हें करेक्ट कराया है तब तुम्हें पता चलेगा। बट अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि इधर से क्या करेक्शन करनी है और तुम ऐसे का ऐसा ही लर्न कर लो, क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। मेहनत का क्या फायदा होगा? मेहनत जीरो हो जाती है। तुम्हारे पास 4 कॉपियां बन जाएंगी, साथ में संहिता बन जाएगी, और जो भी एक्स्ट्रा होता है वो तुम्हें साथ में लिखा देती हूँ। इसलिए कभी भी कहीं से भी कुछ भी मटेरियल मिले,
कि तुम्हें लगे कि मैच नहीं कर रहा, मुझसे एक बार पूछ लेना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम उस कोचिंग का मटेरियल क्यों उठा के ले आए, वो भी पढ़ा रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कराते हैं, सभी का अपना अपना ये है। पर कभी भी पढ़ो, पढ़ने में कोई मनाही नहीं है, जहां मर्जी से तुम्हें अगर वो मिल रहा है कुछ की नई चीज इसमें लिखी है, एक बार पूछ लेना, अगर करेक्शन की जरूरत हुई तो करा दूंगी, ठीक हुई तो वो तुम अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है। और इस लालच में कभी मत आना कि ये 5-7 कोचिंग देख ली, सभी के सभी नोट्स इकट्ठे करके फोटो स्टेट करा के साइड में रख लिया, उससे क्या होगा, डिप्रेशन होगा। ये नोट्स पढ़ के तुम्हें लगेगा अब हमारे बाकी तो रह गए, ये कब पढ़ेंगे हम। वो सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में ये भी नहीं पढ़ पाओगे। और जब तक ये चीजें तुम्हारी पक्की ना हो जाए ना, अदर चीज सर्च भी मत करना। जब तुम्हें लगे कि हमें कुछ हो रहा है, हो रहा है मतलब कि कैप्चर हो रहा है, लर्न रह रही हैं चीजें, हम टेस्ट दे रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं हमारे, फिर तुम किसी कोचिंग का उठा के देख लेना। नहीं तो तुम्हें डिप्रेशन फील होगा कि तुम्हें चीज कराई है, तुम्हें वो चीज लर्न नहीं है, दूसरी कोचिंग में वो चीज लिखी है और तुम सोचो कि ये तो नहीं है। वो नहीं नहीं है, तुम्हें खुद जो चीज पढ़ाई है वो ही लर्ननी है, तो तुम्हें लगेगा उसने पता नहीं क्या एक्स्ट्रा दे दिया है। तो जिंदगी में सब करना, जो भी मटेरियल मिले वो पढ़ लेना, पर कभी भी नोट्स इकट्ठे करने की गलती मत करना। इससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि मैम हमने इतनी कोचिंग का मटेरियल अपने पास रख रखा है, हमारा तो हो ही जाएगा 100%। और बहुत बुरा दिल टूटता है उस टाइम, जब इतनी मेहनत के बाद भी, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी कोई रिजल्ट ना मिले। ठीक है। और पढ़ाई में कोई ये नहीं है, जहां मर्जी जिस मर्जी कोचिंग का लाओ, मैं ये नहीं बोलूंगी हाय वहां से उठा के ले आए वो गंदी है वो ऐसा है, कोई गंदा नहीं है, सब अच्छे हैं। पर पहले एक बार पूछ लेना कि वो चीज ठीक है कि नहीं, अगर वो ठीक हुई तो मैं बोलूंगी तुम ऐड कर लो, क्योंकि चीजें कुछ छूट जाती हैं। ठीक है। तो अभी इधर क्या लिखा है, हम विद्रधि कर रहे हैं, तो देखो इधर है शोफम शैनर्य घोरम जन्यत उद्रिछम, ये किसके लिए यूज किया गया है वर्ड, तो ये किया गया है विद्रधि के लिए। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये छो के नीचे लगा है ना ऐसे, विद्रधि में भी दो के नीचे लगा है, तो ये श्लोक किसके लिए है, विद्रधि के लिए। हमने श्लोक नहीं लर्न करना, थोड़ा थोड़ा देखना है कि कौन सी चीज जो है वो मैच कर रही है, कि जिससे हमारा जो है वो आंसर निकल जाए। और ये जो मैंने लिखा है शैने सजनेश शोधम, धो है ये धो, ये गलगंड के लिए यूज किया गया है। ये किसके लिए है, गलगंड के लिए। और उसके बाद है शैने शोफम जन्यति, ये किसके लिए है हमारा, श्लीपद के लिए। डॉक्टर ऋषभ, श्लीपद की एकल औषधि कौन सी है, वृति। ऑप्शन चाहिए, निर्गंड, बोलो बोलो। शाखोटक। ओके, और मॉडर्न में क्या देंगे, ठीक है डेक, डाइथाइल कार्बेनोन। ठीक है। उसके बाद है अपना, ये लिख लिया श्लोक, ये उतार लेना इधर से। पहला किसके लिए है, सजनेद शोधम फॉर गलगंड, शैने शोफम जन्यति फॉर श्लीपद। उसके बाद है हमारा विदर्धी के में दूष्य, तो कोड लिखो, तेरी मैम को अस्थि में विदृधि हुई। तेरी, तो से आ जाएगा त्वचा, री से आ जाएगा रक्त मतलब रो से, मैम मतलब मे से आ जाएगा मेद, अगले मुंह से आ जाएगा मांस, और किसमें, अस्थि में विदृधि हुई, अस्थि से अस्थि और विदृधि से किसके दूषियों हैं ये, विदृधि के दूषियों हैं। मेनली अगर तुमसे ऐसे पूछे दूषियों में मेनली हमारे क्या आते हैं इसमें, त्वक रक्त मांस और मेद। जो अस्थि है ना वो हमारा आश्रय होता है, आश्रय। पर दूसरे में इसको काउंट कर लेते हैं संख्या के टाइम, पर अस्थि हमारा आश्रय होता है।
तो ऐसे याद कर लेना कि मैम को कहाँ पे हुई थी विदृति, अस्थि में। तो ऐसे पूछ ले कि विदृति का आश्रय क्या है, तो तब आंसर क्या लगेगा, अस्थि। उसके बाद विदृति के भेद कितने हैं, 6 टाइप्स। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और अगंतुज। ठीक है, जो हमने पीछे आम शोक में पढ़े वैसे ही है ये। अगंतुज है। और लिखो चरक के कितने हैं, चरक के हैं 2। ठीक है, बाह्य विकृति और अभ्यंतर विकृति। अष्टांग हृदय के भी कितने हैं, 6। उन्होंने, अब उन्होंने कौन से माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। उन्होंने अगंतुज ना मान के क्या माना है, क्षतज विकृति। क्षतज, क्षतज विकृति। ठीक है। और इसके दूसरे पे क्वेश्चन बना है तो पूरे के पूरे याद होने चाहिए, दिखा दिया है तुम्हें। उसके बाद है वातज, पित्तज और कफज विकृति, इनके पहले लक्षण। अब चित्रो उत्थान प्रपाकम, क्षिप्रो उत्थान प्रपाकम और चिरो उत्थान प्रपाकम। चित्रों वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये जो हुआ था यूपीएमओ का हुआ था उसमें आया था। अभी फिर से उसकी डेट आ रही है, फिर से होगा एग्जाम। ठीक है। तो चित्रो उत्थान प्रपाक वातज का है, क्षिप्रो उत्थान प्रपाक पित्तज का है, और चिरो उत्थान किसका है, कफ का। अब भागवत ने क्या बोला, उनका देखो इधर, ये तो सुश्रुत का है, साइड में भागवत ने क्या बोला। भागवत, चीरपाक, लिखो चीरपाक, पित्त में लिखो क्षिप्र पाक, ये क्षिप्रोत्थान प्रपाक वाला जो है चीरपाक। उसके बाद प्रपाक, और फिर भागवत का लिखो विपाक। भागवत ने चित्रो नहीं बोला, भागवत ने क्या बोला बाद में, चीरपाक। पित्त में प्रपाक जो है, और कफ में प्रपाक की जगह क्या बोल दिया, विपाक बोल दिया। तो ऐसे पूछे चिरोत्थान विपाक किसका लक्षण है, चिरोत्थान पाक किसका लक्षण है, तब ये नहीं सोचना है कि क्या बोलते, हमने तो बाद में जो वो चित्र पढ़ा है, चिर जो है वो कफ का लगा के आगे कैसे पढ़ते हैं, पाक प्रपाक विपाक, ये भागवत का है। क्योंकि सुश्रुत ने तो चित्र बोला, बट भागवत ने चिर ही बोला। इधर से देख लेना, पहले आएगा पाक, फिर प्रपाक, फिर विपाक, पीछे चिर चिर लगा देना। और ठीक है, ये भागवत जी का है। उसके बाद है, मैं एक बार हाँ जी, मैं भागवत का एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, भागवत का इधर लिखो चित्रोत्थान प्रपाक की जगह चिरो, चिरपाक लिख लो कि चिरपाक आएगा, प्रपाक नहीं, चिरपाक। पित्त का सेम है, कफ में चिर प्रपाक की जगह क्या आ जाएगा, चिर उत्थान विपाक आ जाएगा, विपाक। भागवत का वातज में क्या है, चिरपाक, चित्र नहीं है। चित्र किसका है, सुश्रुत का। विदाउट प्रायोरिटी किसका आ रहा है, अगर कोई नहीं दे रहे कि आचार्य नहीं मेंशन, तब तो सुश्रुत का ही आंसर जाएगा। पर पूछ लिया कि बताओ कि आचार्य भागवता अनुसार चिरपाक किस विदृधि का लक्षण है। तुम में ये याद रहेगा कि हाँ चित्र उत्थान प्रपाक चित्र पढ़ा था हमने बाद में, पर ये भी देखना है आचार्य भी पूछा है। ठीक है, वही कि आचार्य भी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे नहीं एक बार क्वेश्चन पे ही हमने आंसर पे ही टूट पड़ना है कि चीर आ गया ये तो कफ है, और ऊपर देखा ही नहीं कि बात भागवत का पूछा है कि सुश्रुत का पूछा है। ठीक है, तो भागवत का क्या है, चिरपाक, प्रपाक और फिर विपाक।
और पित्त का ये लक्षण याद रखना। ये जो लिखा है, पक्व उदुम्बर संकाशम, पक्व उदुम्बर संकाशम, ये क्या है? पित्तज विद्युति का लक्षण है। ठीक है। एक हम चरक में करेंगे। स्त्राव होता है पित्तज विद्युति का, तिल मास कुल्थ स्त्राव। ठीक है, तिल मास कुल्थ वो भी पित्तज विद्युति का है, स्त्राव होता है इसकी तरह, तिल मास कुल्थ स्त्राव। तिल मास कुल्थ स्त्राव। तिल मास कुल्थ स्त्राव। ओके। ये भी किसका है? पित्तज विद्युति में। ऐसा ऐसे बोलेंगे कि बताओ निम्न में से कौन सा पित्तज विद्युति में स्त्राव देखने को मिल रहा है। उसके बाद है वातज में। एक ये भी याद रखना, वातज में तनु स्त्राव होता है, तनु स्त्राव। और पित्तज में एक ये भी याद रखना, श्याव और ज्वर दोनों लक्षण मिलते हैं पित्तज में, श्याव और ज्वर। क्योंकि जब हम अगंतुज और रक्तज विद्युति के लक्षण पढ़ेंगे तो वहां पे ये मेंशन है कि उनके लक्षण जो वो पित्तज विद्युति के समान होते हैं, पर श्याव और ज्वर दोनों पित्तज में हैं। अगंतुज में हमें सिर्फ ज्वर मिलेगा, श्याव नहीं मिलेगा। ठीक है, अगंतुज में लिख लो, ज्वर मिलेगा, श्याव नहीं मिलेगा। और रक्तज में हमें ज्वर नहीं मिलेगा, श्याव मिलेगा। बेशक वहां लिखा है कि पित्तज विद्युति के समान लक्षण होते हैं। अगंतुज में ज्वर तृष्णा, ये ज्वर मिलेगा। बस तुम्हें अगर ज्वर और श्याव दोनों में दिख गया तो मतलब वो किसका है? पित्तज विद्युति का लक्षण है वो। और अगर तुम्हें सिर्फ ज्वर दिख रहा है, श्याव नहीं दिख रहा, और श्याव दिख रहा है, ज्वर नहीं दिख रहा, तो वो बता दिया कैसे निकालना है। अगंतुज में ज्वर है, श्याव नहीं है। और रक्त में कर लेना, रक्त काला पड़ गया मतलब रक्त में श्याव है पर ज्वर नहीं है। ये बता दिया आंसर निकालने का कि कैसे हम निकालेंगे। उसके बाद है सन्निपातज। सन्निपातज सही तो चेक कर लो कुछ और ना छूटे हो। तनुस्राव लिख लिया ना वातज विकृति में। अच्छा, ये श्राव सदृश्य भी इंपॉर्टेंट है। श्राव सदृश्य कफज विकृति। उसके बाद है हमारी, तुम्हें मैंने ये बताया था कि सन्निपातज ग्रंथि का वर्णन किसने किया है और सन्निपातज अर्बुद का वर्णन किसने किया है। क्योंकि ग्रंथि और अर्बुद के जो है वो सन्निपातज भेद होते नहीं है। लिखाया था इंपॉर्टेंट सीरीज में, शायद नहीं है याद तो कंफर्म नहीं हो, लिख लो। सन्निपातज ग्रंथि का उल्लेख किया है आचार्य भेल ने। और सन्निपातज अर्बुद का वर्णन किया है किसने? आचार्य हारीत ने। उसके बाद है हमारा सन्निपातज विद्रदी। तो घटालो विषमो महान, इंपॉर्टेंट। विषम पच्यते, इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये नहीं सोचना कि हाईलाइट नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें संहिता से साथ साथ करा रही हूँ ना, तो श्लोक के साथ चलेंगे हम। ठीक है, सन्निपातज। और ये असाध्य होती है, विपच्यते विद्युति सन्निपात ये भी लिख लेना कि असाध्य होती है सन्निपातज विद्युति। और रक्तज और अगंतुज का तुम्हें बता दिए कैसे निकालना है, कि किस में क्या है और किस में क्या नहीं है। ठीक है। जो चरक की हमने की बाह्य और अभ्यंतर विकृति, अंतः विकृति। तो अंतः विकृति में भी हमें वहां लक्षण दो देखने को मिलते हैं, वो भी लिख लो। देखो जो अंतर विकृति है ना, उसके स्थान चरक ने जो है वो 9 बोले हैं। अंतः विकृति के स्थान 9 बोले हैं चरक ने।
और सुश्रुत और भागवत। हम हमेशा भागवत और चरक सेम पढ़ते हैं, पर इधर अलग है। अच्छा, इधर आगे दिए तो है, पर चलो लिख लो। सुश्रुत और भागवत ने 10 बोले हैं, भागवत भी याद रखना। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्योंकि कई जगह पे ये नहीं कराते, भागवत नहीं पढ़ाई जाती, अष्टांग हृदय नहीं कराते, वो कहते हैं जो चरक ने माना वही भागवत का है। पर कुछ चीजें अलग हैं। जैसे चरक ने तो अंत वितरदी के स्थान बोल दिए, कितने, 9। सुश्रुत और भागवत के हैं 10। 10 कैसे, 9 प्लस बुध एक्स्ट्रा माना। ऐसे ही पूछ सकता है कि बुध स्थान जो है वो एक्स्ट्रा किसने माना है, या सुश्रुत भागवत ने एक्स्ट्रा स्थान कौन सा माना है। और अब इनके लक्षण भी लिख लो, अंतर्वितरती के जो कॉमन लक्षण हमें मिलेंगे। देखो, गुल्म रूपिणी, रूपिणम, गुल्म के समान, गुल्म रूपिणम, रूपिणम, और वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण, बलिमक, बल्मिक, बल्मिक बत। ये होता है जैसे महसूस होता है कि हाथ में तुमने अंगारा उठा लिया, इसका मतलब ये है। ये भी साथ में ही है, स के आगे जगह नहीं थी मुझे, तुम साथ ही लिखना। साथ कर लेना। अब देखो मेन आ गए हमारे स्थान जो हमने अभी किए, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। पारिक में एक पेज तो इन्हीं का ही बना हुआ है, जो 80 पेज हम करते हैं, करेंगे। 80 पेज भी हम ऐसे करेंगे ना, उसमें तुम्हारा सारा कवर आधा उधर हो जाएगा, आधा मटेरियल उधर ऐड हो जाएगा। तुम्हें जो वो इधर उधर पेज न खोलने की जरूरत है ना, भटकना पड़ेगा। बस पढ़ते जाना, जैसे करा रही हूँ, तुम छोड़ दोगे ना बीच में, जैसे कभी आंसर नहीं देते। सुश्रुत और चरक, ठीक है, इनके स्थान। तो हृदयगत विदर्दी होगी तो क्या आएगा, सर्वांग रह तीव्र हृदय शूल। ठीक। चरक ने क्या बोला, हृदय उद्घटन, तमक प्रमोह का श्वास। कास पे क्वेश्चन आ चुका है। एक मिनट, मुझे चरक का श्लोक चेक करने दो, शायद श्वास उसमें। तमक प्रमोह का श्वास है, हृदय उद्घटन तमक प्रमोह का श्वास दोनों है, ठीक है। और कास पे क्वेश्चन आ गया है, तो ये बता दियो तुम्हें कि कास जो है वो किस हृदय का, तो ये तो हम पढ़ लेते हैं, सर्वांग में ही हमें मिलेगा, हृदय का भी विघटन मिलेगा। तमक भी आ गया है, कास भी आ गया है क्वेश्चन। उसके बाद है नाभि गत है, तो क्या मिलेगा, पहले चरक का देखो, हिक्का मिलेगा। हम जब हिक्का पढ़ते हैं तो एक गंभीरा हिक्का होती है जिसका स्थान नाभि होता है, ठीक है। जब हम चरक चिकित्सा में करेंगे ये, हिक्का का एक गंभीरज हिक्का होती है जिसका स्थान नाभि होता है। तो नाभि में अगर विकृति है तो हमें क्या मिलेगा, हिक्का लक्षण। और सुश्रुत ने क्या बोल दिया, हिक्का अटोप दोनों। तुम्हें बोले कि आचार्य चरक ने नाभिगत विकृति में क्या लक्षण देखने को बोले हैं, क्या मिलता है हमें उसमें, हिक्का अटोप बोथ, या कुछ और दे दिया। बोथ आंसर नहीं लगाना है, चरक ने केवल हिक्का बोला है, सुश्रुत मेंशन किया है उसने, तब हिक्का और अटोप लगेगा। उसके बाद है हमारा यकृत। पहले चरक का श्वास रोग होगा, और इसमें श्वास और तृष्णा दोनों बोल दिए। प्लीहा में उच्छ्वास अवरोध, और इसमें भी दोनों में सेम सेम है, ठीक है। उसके बाद है
क्लोम। क्लोम में क्या है? इसमें चरक के ज्यादा है, पिपासा, मुक्षोष, गलग्रह। ठीक है। इसमें किसके ज्यादा है? और चरक के। और चूषुर ने केवल क्या बोला है? पिपासा बोला है। उसके बाद तुम्हें मैंने लिखाया भी है, लिखाया कि क्रिया में पढ़ाया, अभी रचना में भी आया कि किस आचार्य ने जो वो गंगाधर रूडे फुरफुर वाला कोड था, हरिप्रपन शर्मा ने किसको जो है वो क्या बोला हुआ है, वो सारा कुछ इधर लिख लेना। जैसे तुम्हें लगे कि इस वर्ड का हमने जो है वो पहले कहीं पढ़ा है, वो चीज उसी टाइम नोट्स में ऐड कर लिया करो, चाहे तुम्हें वो कहीं भी मिले, जितनी बार ऐड ऐड करोगे उतनी बार जो है वो तुम्हें क्या है, हर पेज पलटोगे तुम्हें लगेगा सेम लिखा है, ये तो पढ़ लिया, बार बार वो नजरों से गुजरेगा और पक्का होता जाएगा। उसके बाद है कुक्षी। तो कुक्षी पार्श्व अंतर शूल, अंश शूल, ये मिलेगा। कुक्षी में मारुत कोपन है सुश्रुत का, अब देखो अंश शूल, कुक्षी का अंश से क्या लेना देना। पर ये क्वेश्चन आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो कर लोगे, कुक्षी पार्श्व शूल जो है मारुत कोपन, जो वो कुक्षी का है। उसके बाद है हमारा पक्षण। पक्षण में क्या है? कटी पृष्ठ ग्रह है। कटी पृष्ठ ग्रह। अब इसको कंपेयर करके पढ़ोगे चरक के साथ, चरक के वृक्क के साथ किडनी। देखो, ये है ना कटी पृष्ठ ग्रह, और देखो वृक्क में क्या है? पृष्ठ कटी ग्रह है। कैसे याद रखोगे? दोनों का मतलब एक ही है, बट वर्ड तो है ना अलग अलग। किडनी थोड़ी पिछली साइड को ही होती है, ये तो है नहीं कि पेट में ऊपर होगी। तो किडनी थोड़ी पिछले साइड को ही होती है, तो पृष्ठ पहले आ गया, कटिग्रह ये हमारा किडनी से आ जाएगा। ठीक है। वृक्क में कौन कौन से दोषों का संबंध होता है वृति? मेद रक्त। ठीक है, गुड। ओके। तो ये ध्यान रखना है, पहले चरक के लर्न करना, तब सुश्रुत पे जाना। पृष्ठ कटिग्रह, अब तुम्हें मान लो कटी पृष्ठ आ गया, तो पृष्ठ मतलब पीछे को पहले हमने किडनी पढ़ी, कटी पृष्ठ तो वक्षण आ गया हमारा। ठीक है। और वक्षण में चरक ने क्या बोला? शक्ति साध। उसके बाद है बस्ती। तो बस्ती में कृच्छ, अल्पमूत्रता, मलमूत्र में कष्ट में सेम ही है। उसके बाद है वृक्क। वृक्क में क्या है? पार्श्व संकोच है सुश्रुत का, पर पृष्ठ कटिग्रह किसका है? चरक का। ये ध्यान रखना, इधर होता है कंफ्यूजन। अब गुदा वाला, तो एक्स्ट्रा मानिए सुश्रुत में, और भागवत ने इधर भागवत कर लेना। एक्स्ट्रा क्या मानिए? गुदा। इसमें क्या लक्षण मिलता है? वात निरोध। अब इस पे क्वेश्चन बना है, गलत होते हैं, मेरे भी गलत हुए बहुत बार। क्वेश्चन बना है मूत्र का निरोध, पुरीश का निरोध, वात का निरोध, सभी का निरोध। उधर सभी सभी आंसर लगाते हैं, पार्क में बड़ी बार बन चुका है ये क्वेश्चन। तो गुदा में सिर्फ और सिर्फ वात का निरोध होता है, ना मूत्र का निरोध होता है, ना पुरीश का निरोध होता है, किसी का निरोध नहीं होता। क्योंकि बात की कंडीशन से पुरीश का लग जाएगा कि बात का है, तो पुरीश भी नहीं निकलेगा, पुरीश का निरोध भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बात के निरोध से और भी बहुत चीजें हो जाती हैं। गुदा में हमें लक्षण मिलेगा बात निरोध का। उसके बाद है अभ्यंतर विद्युत, अच्छा इधर लिखे हैं लक्षण, ये वही बल्मिक होता है अंगारा। इधर पूरा नहीं लिखा, वो तुम्हें बता दिया ऐसे लगता है। रक्त विद्युति, स्त्रियों में प्रसव उपरांत गर्भाशय में दूषित रक्त बाहर न आने के कारण ज्वरदाजनक हो जाती है। सुश्रुत ने मक्कल चूल संज्ञा दी है इसको। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, कि रक्त विद्युति को क्या सुश्रुत ने मक्कल संज्ञा दी है। और ये कहा है
कि अगर इसका 7 दिन में पाक नहीं होगा, अगर मतलब कि ये 7 दिन में शांत नहीं होने पर क्या हो जाएगा, इसका पाक हो जाएगा वितरती का। 7 दिन बोला है पाक होने के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रत्यष्ठिला, प्रत्यष्ठिला में अभ्यंतर विद्य, हाँ ये चिकित्सा स्थान से लिया गया है, सुश्रुत चिकित्सा से, कि सॉरी, कि अस्ठिला प्रत्यष्ठिला में अभ्यंतर विद्युद्धि के समान चिकित्सा करते हैं हम। रक्त, अच्छा ये सॉरी, ये ऊपर रह गया था ना, ये वाला बोल रही हूँ मैं, ये देख लेना, ये छूट गया था अपना। ये तो हो गया। अब है अस्थिगत विद्युद्धि। विद्युद्धि की अपेक्षा करने से क्या हो जाता है, अक- अस्थि विद्युद्धि हो जाती है सर्वदोष युक्त तथा तीव्र रुजा वृद्धि, कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है मज्जा परिपाक विद्युद्धि। अग्निदाह सम ज्वाला पीड़न वाली होती है, मेद सम, हाँ इसमें एक चीज है, इसमें ये पूछेगा स्त्राव कैसा होता है इसमें। तो स्त्राव तो होता है मेद प्रव स्त्राव, मेद के जैसा स्त्राव होता है। बट एमपी का पेपर हुआ था, उधर पूछा था कि इसमें स्त्राव कैसा होता है, तो उन्होंने मज्जा और मेद दोनों आंसर लगाया था, बोथ। तो ये ध्यान रखना, अगर बोथ ऑप्शन में है तो बोथ आंसर लगाना। ओके, वैसे स्त्राव इसमें मेद वाला होता है, मज्जा का तो परिपाक होता है इसमें, मज्जा परिपाक विद्युद्धि में, पर स्राव इन्होंने मेद सम के साथ साथ मज्जा मेद सम आंसर लगा पड़ा है। ओके, वो करंट ही हुआ है एग्जाम, तो जो करंट है हम वो ही फॉलो करेंगे। साध्य असाध्यता की, हृदय, बस्ती, इन पे जो है वो क्या होगा, होने वाली विद्युद्धि क्या है, त्रिदोषज होगी और असाध्य होगी। विद्युद्धियों में रुजा, अब ये क्वेश्चन भी बना है कि निम्न में से कौन से लक्षण होने पर विद्युद्धि जो है असाध्य हो जाती है, रुजा, श्वास, तृष्णा, तीनों के तीनों, ये 2-2 के डिवीजन में बना है, रुजा श्वास, श्वास तृष्णा, तृष्णा रुजा, या ओल। ओल आंसर लगेगा क्योंकि तोड़ के, इन तीनों को तोड़ के ही बनाया हुआ है उन्होंने। इससे अच्छा तीनों याद कर लो, रुजा भी होगी, श्वास भी होगा, तृष्णा भी होगी। फिर उसके बाद है नाभि के ऊपर स्थित विद्युद्धि। ये नहीं, संख्या नहीं याद करनी, कोई फिक्स नहीं है ये। नाभि के नीचे स्थित विद्युद्धि, ये याद रखना है कि नाभि के ऊपर अगर विद्युद्धि है तो उसका स्राव मुख से होगा, और नाभि, और वो क्या है, असाध्य होगी। और नाभि के नीचे है तो गुदा से स्राव होगा, और वो क्या है, साध्य होगी, मतलब ऊपर से निकल रहा है स्राव, तो वो असाध्य है। और अगर नीचे से निकल रहा है तो वो क्या है, साध्य है, उल्टा है। ये ध्यान रखना। ओके, बाकी चिकित्सा से कल कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से साथ साथ में करना। पिछला लेक्चर भी जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वो भी क्लास के बाद